हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। आज की जो क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता का पार्ट 1 देखा है, जिसमें हम लोगों ने उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात की है, उसके स्थिति, उसका विस्तार, उसका क्षेत्रफल, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन क्या क्या है कि क्या क्या काल समय इसका विद्वानों द्वारा नियत किया गया, माना गया है। इन चीजों को हम लोगों ने देखा है और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण भी हम लोगों ने देखे हैं। आज पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थान हैं उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि जो भी स्थान है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, वह स्थान आजकल आधुनिक समय में कहाँ पड़ रहा है, उस स्थान की खोज किसके द्वारा की गई है और स्थानों से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या हैं। इन सभी तथ्यों को हम लोग देखेंगे। ये सभी तथ्य जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि स्थानों की खोज कब हुई है और खोजकर्ता कौन है, उनका समय और जो है नाम, विद्वान के बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ जो प्राप्त साक्ष्य है वो भी पूछे जाते हैं कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो आप लोग इसको देखिएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पार्ट में जो है जितना भी संपूर्ण स्थान जो है महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता का, उनको सबको जो है हम लोग देखेंगे, पूरा कवर करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्थान जो है हड़प्पा स्थान है। और जो हड़प्पा स्थान है इसके खोजकर्ता कौन है, हड़प्पा स्थान के खोजकर्ता कौन है, वह इसकी खोज कहाँ हुई है, तो खोजकर्ता कौन बताएंगे, बताना है दयाराम साहनी। और इसकी खोज कब हुई है, 1921 ईस्वी में। और यह है कहाँ कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर है, बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, पंजाब प्रांत में यह पड़ता है। क्लियर है? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, है ना बात। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है, जैसे कि इसके साक्ष्य, अब हम लोगों ने देखा हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है। अब यहां से जो है साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, तो साक्ष्य की बात करें, हड़प्पा की नगर योजना महत्वपूर्ण रहती है। एक कतार में 6 अन्नागार मिले हैं, एक कतार में 6 अन्नागार। यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कब्रिस्तान कहां से मिला है, R37 नाम का कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला हुआ है। समाधान के साक्ष्य मिले हैं, कामगारों के आवास, या यहाँ पर लिखा हो सकता है श्रमिक आवास, क्या लिखा होगा तो आप बताएंगे, श्रमिक आवास भी आपको लिखा मिल सकता है। कांसे का आईना मिला है, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं, कांसे की बैलगाड़ी मिली है, और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो है का चित्रण मिला है, जिसे उर्वरा की देवी माना गया। क्या माना गया है, उर्वरा की देवी माना गया है, ठीक है, उर्वरा की देवी माना गया है। क्लियर है? गेहूं तथा जौ के अवशेष, जो गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ क्या बताओगे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष, यानी कि दाने के अवशेष यहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ ताबूत समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बॉक्स के अंदर डेड बॉडी को रख के और उसे जो है मिट्टी में दफना दिया जाता है, जिसे हम लोग ताबूत समाधान के नाम से जानते हैं। तो यह साक्ष्य भी जो है हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं। और साथ ही साथ पीतल का इक्का मिला है, क्या मिला है, पीतल का इक्का भी मिला है। और इसीलिए जो है यहाँ से कांसे का आईना
कांसे की बैलगाड़ी आदि साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो एक जो है स्थल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे, उर्वरा की देवी, स्वास्तिक चिन्ह के निशान कहां से, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य कहां से मिले हैं, यह महत्वपूर्ण रहेगा। और जो है आप कब्रिस्तान याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड जो स्थल रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। राखलदास बनर्जी जी ने की थी और 1922 में की थी। यह सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखेंगे, मृतकों का टीला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका अर्थ जो है मृतकों का टीला। साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है, तो सिंध का बाग के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहां देखेंगे कि महान स्नानागार एवं अन्नागार, ठीक है। स्नानागार यानी कि बाथरूम, क्या बाथरूम की बात करें, और अन्नागार वेयर हाउसेस की बात करें, वेयर हाउस, ठीक है, अन्नागार, क्लियर है। इसके साथ ही साथ पुरोहित आवास मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं, तो वही मोहनजोदड़ो से पुरोहितों के आवास के साक्ष्य मिले हैं। कपास का टुकड़ा मिला है, कपास का एक टुकड़ा भी यहां से प्राप्त हुआ है। नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की है। नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति, ये पॉइंट स्टार वाला रहेगा। इसके अलावा आप देखें सामूहिक नरकंकाल, बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता में सामूहिक नरकंकाल के अवशेष कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। एक कुएं के पास और कुछ कुएं में भी नरकंकाल मिले हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पुजारी की मूर्ति के अवशेष मिले हैं। पत्थर पर नाव का चित्रण, जो पत्थर है, पत्थर पर खुदाई करके नाव बनाई गई है, तो उसका भी अवशेष मिला है। यहीं से महाविद्यालय के अवशेष प्राप्त हुए। महाविद्यालय, गले तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल यानी कि हाथी का सर प्राप्त हुआ, और सीप की पटरी मिली है, मापने का पैमाना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है मोहनजोदड़ो से, आप लोग इन्हें विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपका चनहु-दड़ो है। क्या है, चनहु-दड़ो। और चनहु-दड़ो की खोज जो की है, खोजकर्ता कौन है, तो चनहु-दड़ो के खोजकर्ता कौन हो, तो क्या बताओगे, एम.जी. मजूमदार है। और इन्होंने कब खोज की, तो 1931 ईस्वी में इस स्थल की खोज की है, 1931 ईस्वी में, ठीक है। और यह स्थल जो मौजूद है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद है, और किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। जैसे कि रावी नदी पर कौन सा है, तो हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चनहु-दड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो क्या बताओगे, दवात का साक्ष्य जो है, लिखने का जो रहता है दवात, उसका साक्ष्य मिला है। कांसे का खिलौना, कांसे का खिलौना कहां से मिला है, तो चनहु-दड़ो से मिला हुआ है। ध्वज लिए नारी का अंकन, यह चित्र भी मिला है। साथ ही साथ अलंकृत हाथी का चित्र, अलंकृत हाथी का ये चित्र है, यह प्राप्त हुआ है। मिट्टी की बैलगाड़ी का प्रतिरूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिट्टी की बैलगाड़ी का प्रतिरूप कहां से मिला है, चनहु-दड़ो से मिला है। लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहां से मिले। साथ ही साथ आप कह सकते हैं मेकअप बॉक्स, मेकअप बॉक्स, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य भी जो है चनहु-दड़ो से मिले हैं। वक्राकार ईंटें जो गोल टाइप की रहती हैं, और जो कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा
करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं, और यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है चनहु दड़ो। ठीक है, चनहु दड़ो। क्लियर है? यहां से आपको क्लियर हुए होंगे। चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगली जो स्लाइड है वो लोथल स्थल से है। और लोथल जो है इसकी खोज किसने की है? SR राव ने की है लोथल की खोज। ठीक है, क्लियर है ना? SR राव 1955। क्लियर? एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह है यहाँ, जिसे आप लोग पत्तन नगर भी कहते हैं। पत्तन नगर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर कहा जाए तो बताएंगे आप लोथल, या फिर इसी को कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहां से मिला? लोथल से मिला है। यहीं से हाथी दांत भी प्राप्त हुए हैं। तीन युग्म समाधान मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसके साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य इंपॉर्टेंट रहेगा। सोने के मनके और मनका बनाने का कारखाना, यह भी लोथल से प्राप्त हुआ है। जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ क्या मिला है? पक्की ईंटों का तालाब, अग्निकुंड याद रखेंगे। प्रशासनिक भवन, क्योंकि यहां पर बंदरगाह था तो बंदरगाह का नियंत्रण, यातायात का जो भी लेखा जोखा है, जैसे आयात निर्यात का लेखा जोखा के लिए प्रशासन की आवश्यकता थी, तो प्रशासनिक भवन यहां से मिले हुए हैं। और इससे यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि लोथल से जो है अंतरदेशी व्यापार होता था, यानी कि एक देश से दूसरे देश के साथ। इसके साक्ष्य क्या हैं? तो यहां से जो है फारस की बेलनाकार मोहरे इस बात के सबूत है कि जो है हड़प्पा युगीन मानव अंतरदेशीय व्यापार कर रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ? गढ़ी तथा नगर, यहाँ दो प्रकार से जो है नगर का विभाजन था, गढ़ी और नगर के रूप में था, और ये रक्षा प्राचीर यानी कि किलेबंदी द्वारा सुरक्षित किए जाते थे। ठीक है, क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर था या नगर था, इसलिए इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था बेहतर थी। ठीक है, अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज किसने की है? A.N. घोष ने की है। कब? 1951 में। कालीबंगा या जो क्षेत्र है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ी शहर में घग्गर नदी के तट पर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ी के घग्गर नदी के तट पर है। और कालीबंगा का अर्थ की बात करें तो इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा है? तो कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियां, अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियां होता है, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। कालीबंगा से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, पहले भूकंप का साक्ष्य, चित्रित ईंटें, प्रत्येक घर में कुआं, यह भी कालीबंगा की विशेषता रही है। और कमरे के फर्श पर वृत्त डिजाइन, यानी कि कमरे को जो फर्श होता था उसके बीचों बीच में एक वृत्त बना होता था, और उस वृत्त में डिजाइन बनी होती थी, जैसा कि आजकल के समय में भी जो रंगोली वगैरह होती है अभी, तो उसमें भी ऐसा ही सिस्टम था। यहां से जो है युगल समाधान, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मोहरे और कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं, ये भी इसकी विशेषता रही है। कच्ची ईंटों के मकान कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। वैसे तो हड़प्पा काल, जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, जो एक नगरीय सभ्यता थी, नगरों का विकास हुआ
पक्की ईंटों के मकान होते थे, परंतु कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान भी पाए गए हैं। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हड़प्पा काल में पक्की ईंटों का प्रचलन था, पक्की ईंट के मकान हुआ करते थे। बट ये जो है एक शहर है, जो नगर था कालीबंगा, यहाँ कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। तो ये इसे विशेष बना देता है। ठीक है, चल नेक्स्ट जो है धौलावीरा। और धौलावीरा आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ जो होता है वो सफेद कुआं होता है। क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं। ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे जगपत जोशी, यानी कि जेपी जोशी। 1967 में इन्होंने इसकी खोज की थी, धौलावीरा की। और यह कहां पड़ता है? तो यह कच्छ के रण में पड़ता है, कच्छ का रण। और यह कहां है? तो यह जो है गुजरात में है, कच्छ का रण गुजरात में है। ठीक है, और जो यह जो नगर है धौलावीरा, यह जो नगर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित था। नगर 3 वर्गों में विभाजित था। तो इसमें कौन कौन से नगर रहेंगे? तो ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर के रूप में इसका विभाजन था। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसका अर्थ यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से प्राप्त अवशेषों की बात करें तो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है और एकमात्र स्टेडियम, ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, एकमात्र स्टेडियम कहां से प्राप्त हुआ है? तो बताओगे धौलावीरा। वैसे महाविद्यालय कहां से प्राप्त हुआ है? तो महाविद्यालय जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेवले की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है, जो कि पत्थर की बनी हुई थी। और मन के बनाने का कारखाना भी यहां से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यहां पर 2 तालाब मिले हैं, जिनके नाम मनहर और मनसर थे। और यहाँ जो इसकी प्रमुख विशेषता रही है तो वो क्या बताओगे? उन्नत जल निकास प्रणाली, पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियां, जो आज के आधुनिक युग में इतनी बेहतर व्यवस्थाएं होते हुए भी ढकी हुई नालियां नहीं बना पा रहे हैं। आपने देखा भी होगा गांव में या शहरों में भी जो है पूरी तरीके से ढकी हुई नालियां नहीं थी। लेकिन धौलावीरा एकमात्र प्राचीन काल का नगर है जहां पर सभी ढकी हुई नालियां थी, जो कि पूर्ण रूप से ढकी थी, शहर में कहीं नहीं खुलती थी। ये शहर के बाहर जाकर एक बड़े नाले में मिलती थी, तो वहां पर पता चलता था कि नालियां भी यहां बनी हुई हैं। उन्नत जल निकास प्रणाली थी, जो आज भी अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये रही विशेषता धौलावीरा की। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग बनावली। और बनावली की खोज किसने की है? तो आर.एस. बिष्ट जी ने इसकी खोज 1937 ईस्वी में की है। और बनावली जो है ये हिसार, हिसार कहां है? हरियाणा में पड़ता है। और बनावली जो है ये सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। बनावली की जो विशेषता है, यहां से प्राप्त साक्ष्य हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 20 बार प्रश्न पूछा गया है। मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। बनावली से ही वास्तविक हल के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। सोना परखने की कसौटी, यानी कि एक पैमाना, सोना परखने का पैमाना भी यहां से प्राप्त हुआ है। सेल खड़ी व टेराकोटा की मोहरें, जो कि इसकी विशेषता है। सेल खड़ी व टेराकोटा की मोहरें, सरसों का ढेर और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, रंगपुर। तो रंगपुर जो है, इसके खोजकर्ता माधव स्वरूप
वत्स हैं, यानी कि MS वत्स, और इसकी खोज इन्होंने 1953 ईस्वी में की थी। और रंगपुर जो शहर है ये अहमदाबाद मादर नदी के तट पर है। अहमदाबाद गुजरात में, कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है, और यह मादर नदी के तट पर है। ठीक है। रंगपुर से निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कौन कौन से? तो बताएंगे चावल की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंटों के दुर्ग भी यहां से प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी का ढेर और बांट यानी कि मापन पैमाना यहां से प्राप्त हुआ है। मापन पैमाना क्लियर है। रोपण, नवास्थल रोपण, और रोपण कहां पड़ता है? तो यह सतलज नदी के तट पर स्थित एक नगर है जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है। पंजाब प्रांत भारत, एक पाकिस्तान में भी है, यह पंजाब प्रांत भारत में पड़ता है। रोपण, ठीक है। आजाद भारत का पहला उत्खनित स्थल, आजाद भारत का पहला उत्खनित स्थल पूछा जाए तो बताएंगे रोपण है। ठीक है। और इसके खोजकर्ता है कौन? YD शर्मा है, यज्ञदत्त शर्मा। क्या नाम है भाई? आपसे यह भी मिल सकता है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, क्लियर। यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, फलक एवं तांबे की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? तो यह भी जो है रोपड़ से मिली है। ठीक है, चल अगला पॉइंट देखते हैं। सुरकोटदा, और सुरकोटदा यह जो है क्षेत्र कहां पड़ता है? तो यह कच्छ के गुजरात शहर में, कच्छ शहर को जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कच्छ गुजरात में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है? तो क्या बताना है? यह जो है सरस्वती नदी के तट पर है सुरकोटदा। इसकी खोज किसने की थी? JP जोशी ने की थी। JP जोशी ने की कब? 1964 ईस्वी में। यहां से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से साक्ष्य हैं? घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कलश समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बताना है सुरकोटदा से, और तराजू का पलड़ा। क्लियर हुआ? अगला जो स्थल रहेगा राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहां पड़ता है? तो यह हरियाणा के हिसार में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है? तो बताना है यह घग्गर नदी के तट पर है। और इसकी विशेषता क्या है? तो कहेंगे हड़प्पा लिपि की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई हैं। कहां से? तो बताना है राखीगढ़ी से। क्लियर है? इसके अलावा एक और स्थल है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर की खोजकर्ता कौन है? तो YD शर्मा यानी कि यज्ञदत्त शर्मा। और इसकी खोज कब की है? तो 1958 में की गई है। यह स्थल कहां पड़ता है? तो किस नदी के तट पर है? तो बताएंगे हिंडन नदी के तट पर है। कौन सी? हिंडन नदी के तट पर है। और कहां है? तो क्या बताएंगे? मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश में यह स्थल है। ठीक है, यहां से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? तो क्या बताएंगे? मृत भांड पर मरी हुई गिलहरी का चित्र या चित्रण, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य अगर कभी आपसे पूछा जाए,
सती प्रथा का साक्ष्य, तो आपको लिखना रहेगा कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता के आलमगीरपुर स्थल से प्राप्त हुआ है। सेल खड़ी से निर्मित मुहरे यहां से प्राप्त हुई है, जो कि कई आकारों में थी, जैसे कि चौकोर, आयताकार और गोलाकार मुहरे हुआ करते थे सेल कड़ी। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, कुछ और चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे जो इस सभ्यता की विशेषता है पशुपति की मोहरें, पशुपति की जो मिली है वो कैसी मुद्रा में मिली है, तो बताना है योगासन मुद्रा में प्राप्त हुई है, योगासन मुद्रा में प्राप्त हुई है। ठीक है, पशुपति मोहर में, इस पशुपति मोहर में 4 पशु चित्रण हैं, 4 पशुओं के चित्र हैं। कौन कौन से पशु हैं इसमें, तो इसमें कौन कौन है? हाथी, गैंडा, बाघ व भैंसा। ठीक है, इस जो है पशुपति की मुहर में 4 पशु हैं। ये पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु पशुपतिनाथ की मुहर में अंकित नहीं था, तो यहां पर जो है आप याद रखेंगे हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा। यह जो पशुपति की मोहर है यह कहां से प्राप्त हुई, तो क्या बताना है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। और इसको किसने प्राप्त किया है, तो क्या बताओगे? जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसने प्राप्त किया है, तो जॉन मार्शल ने प्राप्त किया है। जॉन मार्शल ने इसे प्राप्त किया है, जॉन मार्शल ने इसको प्राप्त किया है। ठीक है, जॉन मार्शल ने इस जो मुहर है इसको क्या संज्ञा दी है, तो लिखेंगे क्या? जॉन मार्शल ने पशुपति की मूर्ति को शिव की संज्ञा दी है। मूर्ति को आधा शिव, इसको आधा शिव लिखेंगे, आधा शिव माना है। तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जॉन मार्शल ने पशुपति की मूर्ति को आधा शिव माना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां क्या हैं, तो क्या बताओगे कि इसकी जुड़वा राजधानियां मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा है, जिसे किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट महोदय। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन की बात करें, क्या हड़प्पा सभ्यता में राजनीति का विकास हुआ था या नहीं? क्या यहाँ पर शासन व्यवस्था थी या नहीं थी? तो क्या बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, राजनीतिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो है व्यापार आधारित था, यानी कि यहाँ पर व्यापार प्रमुख था। तो इसकी सत्ता की बात करें तो वणिक वर्ग में माना जाता है, वणिक वर्ग में इसकी सत्ता मानी जाती है। ठीक है, वणिक वर्ग में इसकी सत्ता मानी जाती है। क्लियर है?
स्टुअर्ट पिगट महोदय ने ही यह सुझाव दिया है या माना है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता का शासन दो राजधानियों से चलता था या संचालित होता था, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शामिल हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शामिल है। स्टुअर्ट महोदय ने यही कहा है कि संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र था या हड़प्पा सभ्यता थी, इन्हीं दोनों राजधानियों से शासित होता था। ठीक है, क्लियर है। धार्मिक जीवन की बात अगर की जाए, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर जो है पशुपतिनाथ को मानते थे। ठीक है, पशुपतिनाथ की ही पूजा अर्चना किया करते थे। मिट्टी की, पौधों की आदि की पूजा की जाती थी। ठीक है, मूर्ति पूजा, जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता से, जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी यहां से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ यहां से माना जाता था। प्रमुख देवता की बात करें तो पशुपति देवता। ठीक है, पशुपति देवता, उर्वरा की देवी आज जो है धार्मिक आस्थाओं की बात है यहाँ पर। ठीक है, जो दिखाया गया है एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा जो दिखाया गया है, उसे ही उर्वरा की देवी माना गया है। क्लियर है, क्लियर। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास का एक कालखंड है प्रागैतिहासिक काल, वहां पर हमें लिपि या लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का विकास हुआ था, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, वो पहली पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, और दूसरी पंक्ति जैसे ही यह पंक्ति पूरी हो गई तो दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जिसे हड़प्पा लिपि पहली पंक्ति बाएं से दाएं तथा दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे बेस्ट्रोफेडन नाम दिया गया है। बेस्ट्रोफेडन कहा जाता है। तो प्रश्न क्या बनता है कि हड़प्पा लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे? बेस्ट्रोफेडन नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंप्लीट। क्लियर। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बेहतर कंटेंट लगा होगा। ओके, अगला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो जो रहेगा वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे, वैदिक काल। ठीक है, अगला जो रहेगा वैदिक काल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह हिस्ट्री की सीरीज में लगातार चलते रहेंगे हम लोग। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को कवर करेंगे।
तो अभी स्टार्टिंग है, आप लोग इसको जो है कवर कीजिए, ठीक है, ओके।